नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसजी क्लासेस पे। दोस्तों, उम्मीद होगा आप बहुत मज़े में होंगे और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग बात करते हैं आज यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो हिस्ट्री का पोर्शन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हमने शामिल किया है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें जितने भी प्रश्न हैं लगभग 2021, 2022, 2023 में जो आए हुए हैं, है ना, जो पहले के एग्जाम में पेट में आए हुए हैं, तो हो सकता है कि उस तरह के क्वेश्चन बने, तो इसीलिए हमने इस प्रश्न को शामिल किया है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि ऋग्वेद में जो विश्वामित्र नामक एक ऋषि और दो नदियों के बीच जो संवाद है, वो कौन सी नदियों के बीच का संवाद है? तो पहला चिनाब और रावी, सतलुज और चिनाब। दूसरा है व्यास और झेलम। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा व्यास और सतलज की, है ना। ठीक है, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीमता कहा गया है तथा सबसे पवित्र नदी माना गया है। ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेखित जो नदी है वो कौन सी है? तो सिंधु नदी है। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल के जो रचयिता है वो कौन है? तो विश्वामित्र जी हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। कह रहा है कि महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाने जाने लगा, यानी कि जिन का अर्थ होता क्या है? तो पहला है भगवान, दूसरा है अहिंसक, तीसरा है विजेता और चौथा क्या है? महान आत्मा। तो चौथा जो था वो महान आत्मा, इनको जिन का अर्थ क्या होता है? महान आत्मा कहा जाता है। फिर देखिए महान आत्मा यानी महावीर स्वामी के और भी नाम है। जो इंद्रियों को जीतने के कारण उन्हें जिन या महावीर कहा जाता था, योगतम पूज्य होने के कारण उन्हें अरहत कहा जाता था, और ज्ञान प्राप्ति के कारण उन्हें कैवलिन कहा जाता था, और बंधनों से मुक्त होने के कारण उन्हें नियर्थ भी कहा जाता था। ये अन्य सारे नाम है, हो सकता है कि आने आ जाए प्रश्न में, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। लिखा है कि जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्र सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो हम लोग बात करते हैं इसमें। तो पहला था सुवर्णागिरी, दूसरा था इंद्रप्रस्थ, तीसरा था तक्षशिला और चौथा था उज्जैनी। जो आपका उत्तर होगा वो होगा इंद्रप्रस्थ। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4, सॉरी एक मिनट छूट गया है प्रश्न को। चलिए 5 नंबर देखते हैं। लिखा है कि वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो पहला है वेदांग, दूसरा है अरण्यक, तीसरा है उपनिषद और चौथा है ब्राह्मण। तो जो आपका कहा जाता है वो कहा जाता है उपनिषद। ठीक है, उपनिषद में आत्मा, परमात्मा, जन्म, पुनर्जन्म, मोक्ष आदि का वर्णन मिलता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देवानंद। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह व्यक्ति है जिसका नाम देवाना प्रियदर्शी का नाम भी कहा जाता है? तो पहला है गौतम बुद्ध, दूसरा मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, तीसरा है मौर्य सम्राट अशोक और चौथा है भगवान महावीर। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा मौर्य सम्राट अशोक को कहा जाता है। देवाना प्रिय जो शब्द का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय, और ये जो मौर्य सम्राट जो थे अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व के लघु शिलालेख में उसे बुद्ध शाक्य तथा अभिलेखों में ईरानी शैली में देवाना प्रिय और देवाना प्रियदर्शी भी कहा जा गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में से किस युग में ताम्र या तांबे का प्रयोग पहली बार किया गया था? तो पहला है पूरा पाषाण, दूसरा है मध्य पाषाण, तीसरा ताम्र पाषाण और चौथा नव पाषाण। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा ताम्र पाषाण। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? पहला था राजगीर, दूसरा था गया, तीसरा था काश्मीर और चौथा था पाटलिपुत्र। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा राजगीर। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। कह रहा है जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण जो मौलिक सिद्धांत है उसके बारे में बात करिए, कौन सा है होता है? तो पहला है कर्म, दूसरा है वैराग्य, तीसरा अहिंसा और चौथा जो है वो निष्ठा। तो हम लोग बात करते हैं तो उत्तर होगा अहिंसा। फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। दोस्तों देखिए ये सारे प्रश्न जो है वो पीआईक्यू हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, तो इसको अच्छे से तैयार करिए, हो सकता है कि इससे भी प्रश्न बन सकता हो। चलिए हम लोग 10 को देखते हैं कि तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, इसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक के शासनकाल के दौरान किया गया था? पहला है विजयनगर, दूसरा है काकतीय, तीसरा है मसूनरी और चौथा था बहमनी। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा काकतीय। देखिए इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय राजा गणपति देव के सेनापति राचेटला सेनापति रुद्रया ने करवाया था। मंदिर का पिराडी नुमा
जो पिरामिड उड़ा है वो विमान इस मंदिर का प्रमुख विशेषता है ना। पिरामिड के आकार का तरफ बना हुआ है इस मंदिर को, तो ये मंदिर जो है इस कारण वह फेमस है। आगे बात करते हैं 2011 नंबर प्रश्न का। कुतु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुतुम्बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? पहला है केरल, दूसरा है तेलंगाना, चौथा है सिक्किम और उसके बाद है आंध्र प्रदेश। तो जो हमारा उत्तर होगा वो होगा केरल। कौन सा होगा? केरल। कुथुम्बलम केरल में कुथु और कुडियाट्टम प्रदर्शन के लिए एक पारंपरिक मंदिर थिएटर है। इसे मंदिर जितना ही पवित्र माना जाता है, इसका निर्माण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का पालन करते हुए किया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 पे कि पेरंगदाई कौंग वेलियर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है। यह भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? कन्नड़ साहित्य, तेलुगु साहित्य, मलयालम साहित्य या तमिल साहित्य? तो उत्तर होगा आपका तमिल साहित्य से। यह कृति संगम काल की साहित्यिक परंपरा का हिस्सा भी है। फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों यानी नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? पहला दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय, इनमें से कोई नहीं, श्रीगुप्त और समुद्रगुप्त। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। कौन कौन थे? कालिदास थे, बेताल भट्ट, शंकु, वराहमिहिर, घटकपर, छड़पड़क, वरुचरी, अमर सिंह, धनवंतरी, ये सारे लोग जो थे इसमें नवरत्न के रूप में शामिल थे। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। कह रहे हड़प्पा एक बंदरगाह के नाम, यानी हड़प्पा जो था उसमें बंदरगाह का जो नाम है वो क्या था? तो पहला लोथल, दूसरा है नागपट्टनम, तीसरा है महास्थानगढ़, चौथा है सिकंदरिया। तो जो आपका उत्तर होगा वो लोथल। लोथल क्या है? वो बंदरगाह था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। सॉरी 15 नंबर छूट गया है, तो 16 की बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर पे। पंचतंत्र की कथाएं किसने लिखी? तो पहला तुलसीदास, वेद व्यास जी, वाल्मीकि और विष्णु शर्मा। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा विष्णु शर्मा जी ने। यानी कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, वाल्मीकि जी ने रामायण, वेद व्यास जी ने महाभारत, विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र को लिखा था। तो बाकी सारी चीजें आप उसको याद रखिए। फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था? भूमि स्पर्श मुद्रा, धम्म चक्र परिवर्तन या अभय मुद्रा या ध्यान मुद्रा? तो जो आपका उत्तर होगा वो धम्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में। गौतम बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सारनाथ में पाली भाषा में अपना प्रथम उपदेश 5 शिष्यों को दिया था। ये भी हो सकता है पूछ सकता है कौन सी भाषा? तो पाली भाषा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। दोस्तों लाइक करिए, शेयर करते रहिए हमारे चैनल को। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस में आए हुए हैं, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि जो थे हरिसेन जी थे? तो निम्नलिखित में से कोई नहीं, फिर समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। तो इनका जो उत्तर होगा वो होगा समुद्रगुप्त के जो कवि थे, यानी कि जो समुद्रगुप्त के जो कवि थे हरिसेन, उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। गौतम बुद्ध को ज्ञान की किस नदी पे प्राप्त हुआ था? तो गंगा, पुनपुन, गंडक या निरंजना? तो आपका उत्तर होगा निरंजना नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 35 वर्ष की आयु में बोध गया उरुवेला में पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ तथागत हो गए और गौतम बुद्ध कहलाए। इस घटना को गौतम बुद्ध में संबोधि कहा गया है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित की गई थी? यानी इसकी पहला जो था थानेसर, वहां से स्थानांतरित किया गया था। तो जो बात आती है हर्षवर्धन की, तो 606-647 ने पंच भारत विजय के अंतर्गत पंजाब, बंगाल, कन्नौज, मिथिला व उड़ीसा को जीता था। पंच भारत विजय के पश्चात अपनी बहन राजश्री के कहने पर हर्ष ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। इसका मतलब जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा? कन्नौज। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 का। कर हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो था डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तकी की अंश प्रतिमा बनाने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। उस समय जो था उसमें जो तकनीक अपनाई गई थी कौन सा था? तो पहला था पत्थर की नक्काशी, हाथी दांत नक्काशी, लकड़ी की नक्काशी या मोम लोपी ढलाई, जिसको कास्टिंग भी कहते हैं। तो ये आपका हो गया उत्तर। यह मूर्ति कांस्य से बनी है और इसे
लास्ट वैक्स तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है। डांसीगर मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित कलाकृतियों में से एक मानी जाती है। प्रश्न नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी जो थे वो कौन थे? तो पहला चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे, या हर्ष के समय एक प्रसिद्ध नाटककार थे, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा बी नंबर, यानी कि वो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है। धन्वंतरी जो थे आयुर्वेद के जनक और देवताओं के चिकित्सक के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं 23 की। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि मौर्य काल के भारत में विवरण, जो भी भारत के विवरण के बारे में जानकारी देने के लिए इंडिका पुस्तक लिखी गई थी, वो किसने लिखा था? तो पहला है मेगास्थनी, दूसरा फाहियान, तीसरा है हिनसांग, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा मेगास्थनीस। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। नीति सार राजनीति के तत्व, जिसमें कौटिल्य की अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो कामन, वीरसेन, या विष्णुगुप्त, या श्रीहर्ष। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा कामनक। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल पर हकारा मृद मृद भांड के भंडार शामिल है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों इससे पहले की बसावट की विशेषता है? तो पहला है राखीगढ़ी, दूसरा है रोपड़, तीसरा है कालीबंगा, और चौथा है धौलावीरी। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा राखीगढ़ी। प्रश्न नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 कहता है कि माना जाता है कि सिद्धार्थ जो थे गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? कौन सा जगह था? सारनाथ था, लुम्बिनी था, या डूंगेश्वरी गुफा, या कुशीनगर? तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा डूंगनेश्वरी गुफा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि हर्षवर्धन की जो पहली राजधानी थी वो कौन सी? पहला पाटलिपुत्र, दूसरा वैशाली, तीसरा थानेश्वर, चौथा मगध। तो जो उत्तर होगा वो होगा थानेश्वर। पढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 28 की तरफ। चरक संहिता संबंधित है वास्तुकला, गणित, राजनीतिक और चिकित्सा थे। तो जो उत्तर होगा वो होगा चिकित्सा से। तो चरक संहिता को आयुर्वेदिक के जनक चटक द्वारा लिखा गया है। यह ग्रंथ आयुर्वेदिक के सिद्धांतों, रोगों के निदान, उपचार और रोकथाम पर विस्तृत जानकारी प्राप्त करता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? पहला है कालीबंगा, दूसरा है लोथल, तीसरा है दसपुर, चौथा है रोपड़। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा रोपड़। रोपड़ की खोज 1950 में बीबी लाल ने की थी, तथा 1953-56 है यह योगदत्त शर्मा ने उसका उत्खनन कराया। यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं। स्वतंत्र भारत की खोजा गया और उत्खनन दूसरा स्थान जो था वो कौन सा था? तो कालीबंगा था। प्रश्न नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति यानी संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? तो पहला है भारवी, दूसरा है हरिशेर, तीसरा है भास, चौथा है बाणभट्ट। तो जो आपका उत्तर होगा वो था हरिशेर। प्रयाग प्रशस्ति अशोक के कौशाम्बी अभिलेख पर उत्कृष्ट है। इसके कुल 33 पंक्तियां हैं। जो प्रशस्ति ब्राह्मी लिपि व शुद्ध संस्कृत भाषा तथा चंपू शैली गद्य और पद दोनों में लिखी गई है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ। कह रहा है कि महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध है? पटना, श्रावस्ती, वल्लभी, या श्रवणबेला? तो आपका हो जाएगा गुजरात वल्लभी। प्रश्न नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियां सरस्वती और दिशुदंती के बीच भूभाग के नाम को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका ब्रह्मवत, वर्णाव्रत, इंद्रप्रस्थ, तक्षशिला। तो पहला प्रश्न हो जाएगा ब्रह्मवत्र। जो दिशुदंती के मध्य जो था वो ब्रह्मवत्र कहा जाता है। वत्र ऋग्वैदिक आर्य सप्त सिंधु व उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में निवास करते थे, जिसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 की तरफ। कह रहा है कि मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा संगा और उनके सहयोगियों को हराया था? पहला है खानवा, दूसरा चंदेरी, तीसरा है चौसा और चौथा है मालवा। तो खानवा का युद्ध हुआ था
बाबर द्वारा भारत में लड़े गए युद्ध इस युद्ध के बराबर बराबर विजय हुआ था, सभी युद्धों में विजय हुआ था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की तरफ। कह रहा है कि बुरहानपुर में स्थित असरीगढ़ के किला, जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशु अहिर राजा द्वारा बनवाया गया था? चिवदत्त अहिर, आशा अहिर, ईश्वरन सेन या रुद्र सिंह? तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा सी नंबर, यानी सॉरी बी नंबर पे है ये। यह किला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के जिला लगभग 12 मील उत्तर में सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित है। यह किला अपने मुगल वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है, जो इस्लामी, फारसी, तुर्की और भारतीय शैलियों का मिश्रण है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 35, जो आपका लास्ट है। कह रहा है कि जजिया कर जो था वो फिर से कौन सा मुगल शासक जो था लागू कर दिया? इनमें से कोई नहीं, औरंगजेब, जहांगीर या हुमायूं? तो जो आपका उत्तर होगा वो औरंगजेब होगा, जिसने फिर से लागू कर दिया। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो 2025 का जो पेपर होने वाला है, उसमें हम लोग ये देखने वाले हैं भारतीय संविधान और लोक प्रशासन के बारे में। तो इस पे प्रश्न जो है वो बन सकता है, इसीलिए हम लोग इस चैप्टर को करने वाले हैं। और ध्यान रखिए, जो भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न है उसको हमने करा दिया है और उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। और आगे आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे मैराथन आने वाले हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे एग्जाम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहला प्रश्न की तरफ। प्रश्न नहीं है, ऐसे इसको आप डिटेल में आप नोट्स भी इसका तैयार कर सकते हैं, कैसे कैसे संवैधानिक विकास हुआ भारत का। चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास। तो भारतीय इतिहास में 1757 के प्लासी और 1764 के बक्सर युद्ध के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो समय समय पर कई अधिनियम लागू किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी, जो इस प्रकार हैं। यानी कि जो जो अधिनियम उनके द्वारा लाया गया था इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, उसी का सहारा लेकर हमारा भारतीय जो संविधान हुआ उसको तैयार किया गया। तो चलिए सबसे पहले जो भारत कंपनी का जो शासन था वो 1773 से लेकर 1858 तक माना जाता है। तो सबसे पहला जो एक्ट आया वो कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। इसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया। इस तरह के पहले गवर्नर जनरल जो बने, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बने थे। हम यहाँ से प्रश्न बनता है हमारा, देखिए सबसे पहले यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो वारेन हेस्टिंग बने थे। ठीक है। और यहाँ पे भी जो भारत सरकार द्वारा पहला कदम था वो कौन सा था? तो रेगुलेटिंग एक्ट था। फिर बात करते हैं कि 1774 में, है ना, कोलकाता के 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार के साथ किस स्थापना का प्रावधान किया गया? इसमें हुआ क्या कि एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश को शामिल किया गया था। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को क्या किया गया? बंगाल के अधीनस्थ बना दिया गया। इसका मतलब बंगाल से शासन किया जाना शुरू कर दिया गया। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी क्रम में जो है 1781 में संशोधन अधिनियम आया। रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1773 में ब्रिटिश संसद ने 1781 का संशोधन पारित किया। मतलब जो जो उसमें कुछ कमियां थी उसको 1781 में संशोधित करके फिर से, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना गया। मतलब कि जो 1773 की जो कमियां थी उसको दूर करके 1781 में जो लाया गया उसको क्या बनाया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट का नाम दिया गया। ठीक है। इसने गवर्नर जनरल और परिषद को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से छूट दी और कंपनी के कर्मचारियों को भी उनके आधिकारिक कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से छूट प्रदान की गई। इसमें आगे हम लोग बात करते हैं 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। तो इस एक्ट के तहत द्वैध शासन यानी दोहरा शासन का प्रारंभ हुआ। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी व्यापारिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी होता है राजनीतिक मामलों के लिए। इसमें दो प्रकार के चीजें शामिल कर ली गई, एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। अलग अलग क्षेत्रों में इसको बांट दिया गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो आता है 1813 का चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचारक की अनुज्ञा दी गई। ठीक है। फिर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर सभी ब्रिटिश कंपनियों यानी व्यापारिकों को व्यापार का अधिकार प्रदान कर दिया गया। देखिए एकाधिकार मतलब क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का सिर्फ अधिकार था व्यापार करने के लिए,
उसको खत्म करके सभी जो ईस्ट कंपनियां थी वहां की उसको क्या कर दिया गया, रख दिया गया, व्यापार उनको अधिकार प्रदान किया गया। लेकिन उसने शर्त क्या रखा कि चीन के साथ जो व्यापार, चाय का एक अधिकार बनाए रखा गया। मतलब चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर किसका अधिकार रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी का रहा। बाकी सारी चीजों पे अन्य कंपनियों को भी अधिकार प्रदान कर दिया गया। भारतीयों की शिक्षा पर जो प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया भारतीय शिक्षा पे। फिर बात करते हैं 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ये प्रश्न बनता है कि कौन सा चार्टर एक्ट था या कौन सा ऐसा चीज था जो भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तो 1833 का चार्टर एक्ट था। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। फिर इस एक्ट के परिणाम स्वरूप प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्राउन यानी ताज का जो शासन था वो कब से कब चला, 1858 से लेकर 1947 तक चला था। तो 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम जब आया तो इसके अंतर्गत भारत का शासन जो था ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। क्यों? क्योंकि 1857 की जो क्रांति हमारे यहाँ हुई थी, इससे अंग्रेजों के जो अ, अधिकारी थे उन्होंने क्या किया, उस चीज को संज्ञान में लेते हुए क्राउन के हाथों में 1858 में शासन को दिया गया। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया तथा भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न बनता जा रहा है, उस प्रश्न को आप नोट कर सकते हैं और इसको आप अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं। फिर आगे हम लोग बात करते हैं 1909 का मार्ले मिंटेज जो सुधार हुआ उसके बारे में। इस एक्ट द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, पृथक निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रावधान किया गया। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के विचार विमर्श संबंधी कार्यों को बढ़ाया, जैसे सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने, बजट पर प्रस्ताव पेश करने आदि की अनुमति दी गई। फिर इसने पहली बार वायसराय और गवर्नरों की कार्यकारी परिषदों के साथ भारतीयों के जुड़ाव का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने थे। प्रश्न यह बनता है कि वायसराय की जो कार्यकारी परिषद था उसमें कौन भारतीय जो शामिल थे, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है 1919 का भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसके अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। द्वैध शासन के जनक माने जाते हैं लियोनल कार्टिस को माना जाता है। ये प्रश्न बनता है कि द्वैध शासन के जनक किसको माना जाता है, तो लियोनल कार्टिस को माना जाता है। अगला है प्रांतीय शासन को दो भागों में बांटा गया। पहला है संरक्षित विषय, जिसमें क्या था कि प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद के द्वारा। हस्तांतरित विषय, प्रशासन विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से। इस एक्ट द्वारा प्रथम बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। ये भी हम लोग बात कर सकते हैं कि 1919 के जो भारत शासन अधिनियम आया उसमें महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। इस अधिनियम द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो थे सर रॉस बारकर थे। ये भी याद रखिए, जो प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे, तो सर रॉस बारकर थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत शासन अधिनियम 1935। इस एक्ट के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान शामिल था। प्रस्तावित संघ की स्थापना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु केंद्रीय व प्रांत सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। संघ सूची में 59 विषय, प्रांतीय सूची में 54 विषय तथा समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल थे। हालांकि कई रियासतों के इसमें शामिल न होने के कारण संघ कभी पूरी तरह से अस्तित्व में नहीं आया। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके उन्हें पूर्ण स्वाधीनता प्रदान की गई तथा केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन व्यवस्था लागू करने का प्रावधान किया गया। फिर आगे है मताधिकार का विस्तार किया गया, जिससे लगभग 30 मिलियन लोगों या जनसंख्या के लगभग 10% लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। फिर आगे बढ़ते हैं। भारतीय जो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 उसके हम लोग बारे में बात करते हैं। तो यह अधिनियम जो था 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था और 18 जुलाई 1947 को
इसे शाही स्वीकृति मिली थी। आधुनिक भारत और पाकिस्तान, जिसमें पश्चिमी यानी वर्तमान जो पाकिस्तान और पूर्व का जो बांग्लादेश है, ये क्षेत्र शामिल थे। तो 15 अगस्त 1947 को स्थापित किए गए थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लुईस माउंटबेटन द्वारा विकसित माउंटबेटन योजना ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की नींव रखी थी। उन्होंने ब्रिटिश राज्य में से सत्ता मूल निवासियों को सौंपने की योजना बनाई थी। दोस्तों, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि एक नोट्स तैयार कर सकते हैं और साथ में अपने प्रश्न को भी तैयार कर सकते हैं, जो आने वाले और भी सारे एग्जाम्स में क्या होंगे, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है संविधान सभा के बारे में बात करते हैं। कुल सदस्य 389, 296 जो ब्रिटिश भारत से निर्वाचित थे, 93 सदस्य रियासतों से मनोनीत थे, 292 में 11 गवर्नर प्रांत से, मद्रास, चौम्बे, असम, बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, सिंध, बंगाल, संयुक्त प्रांत। 4 जो थे सदस्य जो चीफ कमिश्नर प्रांतों से, दिल्ली, अजमेर, मेवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। फिर कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम जो विचार आया था, M.N. रॉय ने वर्ष 1934 में ही रखा था। संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई, जबकि मुस्लिम लीग को 73 सीट तथा शेष 15 सीटें छोटे समूहों और निर्दलीय को प्राप्त हुई। सभी प्रांतों और रियासतों का उनकी जनसंख्या के अनुपात में लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की जानी थी। मतलब 10 लाख जनसंख्या में से एक व्यक्ति को चूज करना था। फिर आगे हम लोग बात करते हैं प्रारूप समिति की। तो प्रारूप समिति जो थी वो उसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। जो अध्यक्ष जी थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। पहला प्रारूप जो हुआ था वो फरवरी 1948 में प्रकाशित हुआ। दूसरा जो था अक्टूबर 1948 में। अंतिम जो हुआ था 4 नवंबर 1948 को अम्बेडकर द्वारा पेश किया गया। फिर बात करते हैं सदस्य में गोपाल स्वामी अयंगर, अंदाली कृष्णा स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, मोहम्मद शाहदुल्लाह और B.L. मित्र, बाद में N.M. माधवराव और D.P. खेतान, बाद में T.T. कृष्णामाचारी, ये लोग क्या हुए उसमें जुड़े। फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के पिता, आधुनिक मनु, भारतीय संविधान प्रमुख शिल्पकार के रूप में जाना जाता है। ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को। इसमें मंत्री जो थे, पहला जवाहरलाल नेहरू जी, उनको विदेश मंत्रालय, राष्ट्रमंडल संबंधी मामले। फिर सरदार पटेल, सूचना और प्रसारण तथा गृह मंत्रालय। सी राजगोपाली, शिक्षा मंत्री। लियाकत अली, वित्त मंत्री। जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे विधि मंत्री या कानून मंत्री। अब्दुल रब निस्तर जो थे संचार मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि मंत्री। डॉक्टर C.H. भाभा जो कार्य और खनन शक्ति। बलदेव सिंह जो थे रक्षा मंत्री। I.I. चुंदुगर जो थे वाणिज्य विभाग। और अब फिर बाद में क्या गया, प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया। अब तक प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ठीक है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया और प्रस्तावना जो था अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। हम सभी को पता है कि जो हमारा संविधान बना था वो कई देशों के संविधान को अध्ययन करके बनाया गया था और बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे संविधान में विदेशों से भी शामिल की गई हैं। प्रस्तावना पर सुप्रीम कोर्ट के विचार जो थे निर्णय। गोपालनवाद 1950 प्रस्तावना संविधान का भाग और न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय शक्ति का स्रोत नहीं है। बेरुवाड़ीवाद 1960 में न्यायालय ने इसे संविधान का भाग नहीं माना था। फिर गोलकनाथवाद में न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा था। केशवानंद भारतीवाद 1973 में न्यायालय के द्वारा प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया और इसे मूल ढांचे का हिस्सा बताया तथा संसद इसमें नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। नोट, केशवानंद भारतीवाद जो था संविधान की अब तक की सबसे बड़ी पीठ यानी 13 जजों के द्वारा ये फैसला सुनाया गया था। तो यहाँ पे देखिए वन लाइनर टाइप है, इसमें आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं, है ना। प्रश्न यहाँ पे नहीं है क्योंकि उसमें हम क्या किए हैं कि प्रश्न के अलावा उसमें और भी जानकारियां हैं। तो उसमें चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए, बात करते हैं स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभ वर्ष की। तो ये बात है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय
जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में, तो उसमें ओ ह्यूम नामक एक ब्रिटिश अधिकारी ने की थी। यानी कि पहला प्रश्न आपका बन सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी, और किसके देखरेख में, यानी कि ए ओ ह्यूम के द्वारा हुई थी, और ये कहाँ का नागरिक थे, तो ब्रिटिश अधिकारी थे। अगला है कि दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ के स्थान पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ये भी आपका प्रश्न बन सकता है कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिनके कहने पर, यानी जिनके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना, उसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, तो दादा भाई नौरोजी जी थे। अगला है कि कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन सबसे पहले पूना में होना तय था, किंतु वहां प्लेग जो रोग था वो फैल जाने के कारण इसका अधिवेशन आयोजन बंबई में किया गया। सबसे पहला प्रश्न ऐसे बन सकता है कि सबसे पहला जो था कहाँ प्रस्तावित था, तो पूना में, लेकिन किया गया यहाँ पे, तो मुंबई में सबसे प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय आंदोलन एवं उग्रवाद के जो राष्ट्रवाद है उसमें देखते हैं, हम लोग बात करते हैं संस्था कौन सी थी, स्थापना वर्ष कौन सा था, स्थान कहाँ पे था, और संस्थापक कौन थे। पहला दिया था अभिनव भारत, वो 1904 ईस्वी में नासिक में हुआ था, और इसके जो संस्थापक थे वो बी डी सावरकर। अगला है इंडियन होम रूल सोसाइटी, इसकी जो स्थापना वर्ष है 1905 में लंदन में हुई थी, और किसने किया था, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने किया था। अगला है युगांतर, इसका स्थापना जो हुआ था 1906 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, और करने वाले कौन थे, संस्थापक कौन थे, तो बारिंद्र घोष और जतेंद्र जी थे। अगला है गदर पार्टी, तो ये हुआ था 1913 ईस्वी में, अमेरिका में किया गया था, और लाला हरदयाल जी के द्वारा किया गया था। अगला है नौजवान सभा, यानी कि 1926 ईस्वी में लाहौर में हुआ था, इसमें संस्थापक कौन थे, भगत सिंह और यशपाल, ये दो लोग शामिल थे। अगला है खुदाई खिदमतगार, जो था 1929 ईस्वी में पाकिस्तान में बना था, और खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने इसको स्थापित किया था, मतलब संस्थापक ये है। अगला है आजाद हिंद फौज, 1941 ईस्वी में, संस्थापक कौन है, कैप्टन मोहन सिंह। अगला है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, यानी कि IIL, और इसके बाद ये है 1942 में हुआ था, जापान में किया गया था, और इनके संस्थापक कौन थे, तो रास बिहारी बोस जी थे। ये रहा आपके पूरे, इसमें से प्रश्न बनने की संभावना है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, इसको इंपॉर्टेंट मानना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला दिया है कि बंगाल विभाजन जब 1905 में हुआ था, उस समय की महत्वपूर्ण जो घटना है, देखिए क्या करते हैं, क्या क्या थी। पहला, 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में रविंद्रनाथ टैगोर की अध्यक्षता में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा व बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया था। कब किया गया था, तो 7 अगस्त 1905 को, कहां पे, तो कोलकाता के टाउन हॉल में। ठीक है, अध्यक्षता किसने किया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। अगला प्रश्न है 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ, जिससे संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। कब मनाया गया, तो 16 अक्टूबर 1905 को। अगला है कि टैगोर का आमार सोनार बंगला व बंकिम चटर्जी का वंदे मातरम लोकप्रिय गीत बन गया इसी समय, और वही हमारा गीत बन गया। आगे हम लोग बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन की, जो 1905 में चलाया गया था। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रभावी हुआ। उसके बाद इस आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, मतलब उसको जलाया गया, और सारी चीजें की गई विदेशी वस्तुओं का। उसमें आगे बढ़ते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। इसके संस्थापक कौन थे, तो ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां थे, और प्रथम जो अध्यक्ष बने वो कौन बना, तो वकार उल मुल्क थे। ये प्रथम अध्यक्ष बने किसके, मुस्लिम लीग के। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है होम रूल जो आंदोलन हुआ था, वो कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। यह आंदोलन आयरलैंड से प्रेरित था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के अधीन रहे हुए संवैधानिक तरीकों से स्वशासन को प्राप्त करना था। संवैधानिक तरीके से स्वशासन को क्या करना था, प्राप्त करना था, इसका उद्देश्य था। अगला, तिलक ने 18 अप्रैल 1916 को बेलगांव में तथा एनी बेसेंट ने
सितंबर 1916 में अडयार यानी मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की और इसका सचिव किसको रखा गया, तो जॉर्ज अंठ डेलन को बनाया गया था। किसका, तो होम रूल आंदोलन के सचिव थे। अगला है चंपारण आंदोलन, जो स्टार्ट होता है कब, 1917 में। राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी जो थे वो चंपारण गए और तीन गठिया प्रथा क्या थी, जिसमें कहा जाता था कि 20 हिस्से में से 3 हिस्सा क्या करना है, किसानों द्वारा पे करना है, यानी देना है उनको। जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया, यानी कि अगर आपके पास 20 हिस्सा है उसमें से 3 हिस्से पे आप क्या करेंगे, नील की खेती करेंगे। इसी के विरुद्ध में आंदोलन प्रारंभ किया गया वहां पे, क्योंकि इससे क्या हो रही थी, जमीनें बहुत ज्यादा क्या हो रही थी, खराब हो रही थी। क्योंकि जब नील की खेती कर दी जाती थी उसके बाद इसमें से कोई भी फसल आप उसमें उगा नहीं सकते थे, यानी वो भूमि बंजर हो जा रही थी। इसीलिए वहां पे आंदोलन शुरू हुआ और आंदोलन में गांधी जी के सहायक थे राजेंद्र प्रसाद, मजरूल उल हक, जेबी कृपलानी और नरहरि पारिख और महादेव देसाई जी थे। आंदोलन की स्थापना पर यानी सफलता पर टैगोर जी ने गांधी को क्या कर दिया, महात्मा की उपाधि यहीं पे प्रदान किया। इसका मतलब पहला प्रश्न बन सकता है कि महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 में हुआ था। पंजाब में रॉलेट एक्ट का विरोध करने वाले 2 स्थानीय कांग्रेसी नेता कौन कौन थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किया गया। इसके विरोध में 10 अप्रैल को रैलियां निकाली गई। इसी रैली पर गोलाबारी में कुछ आंदोलनकारी क्या हो गए, मारे गए। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन इन नेताओं को गिरफ्तारी व गोलाबारी के विरुद्ध में अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई। मतलब सभी लोग बैठकर क्या कर रहे थे, बात विचार कर रहे थे। सभा स्थल पर उपस्थित अंग्रेज जनरल ओ डायर ने बिना पूर्व सूचना तथा चेतावनी के भीड़ पर क्या कर दी, गोली चलवा दिया, जिसमें सैकड़ों लोग क्या हो गए, मारे गए। अगला है हत्याकांड के विरोध में टैगोर ने सर की उपाधि, जो यहाँ पे हत्याकांड हुआ इसमें जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को सर की उपाधि मिली थी उन्होंने त्याग दिया और शंकरन नायक ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया, यहाँ पे जालियांवाला बाग हत्याकांड को देखते हुए। आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट जो था 1919 में आया। इसमें क्या था कि बिना वकील और बिना दलील का जो कानून था, रॉलेट एक्ट जो था तो भारतीय ने काला कानून की संज्ञा दी। इसमें होता क्या था कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर उसको क्या कर दिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। न तो वो किसी व्यक्ति को से अपील कर सकता था, न तो वो अपना वकील रख सकता था, या कोई भी अपनी बात को रख नहीं सकता था इसमें। इसीलिए इसको क्या कर दिया गया, काला कानून के नाम से जाना गया। अगला हम लोग देखते हैं खिलाफत आंदोलन। ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन व तुर्की के बीच संपन्न सेब्रस की संधि द्वारा तुर्की के सुल्तान खलीफा का अधिकार छीन लिया गया। यानी कि वहां पे जो सुल्तान होते थे तुर्की में, उनको खलीफा कहा जाता था, तो उनके अधिकार को छीन लिया गया। वह तुर्की साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। ठीक है, इसी के उपलक्ष्य में, इसी के कारण क्या गया, खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। तो मोहम्मद अली और शौकत अली 2 भाई थे के नेतृत्व में खलीफा को न्याय उचित व्यवहार करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय मुसलमानों का आंदोलन शुरू हो गया। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, चलिए आज हम लोग बात करते हैं अवध किसान सभा। बाबा रामचंद्र ने 1920 में एक सभा का स्थापना की। कौन सी सभा, तो अवध किसान सभा की। यह सभा उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्रों में किसानों के अधिकार की रक्षा के लिए बनाई गई थी। जो अभी लखनऊ वाला जो क्षेत्र है उसमें हम लोग क्या करते हैं, वो उसी क्षेत्र को हम लोग अवध का कहते हैं। तो वहां पे 1920 में एक सभा बैठाई गई, अवध किसान सभा। आगे बढ़ते हैं। अगला है असहयोग आंदोलन 1920 में। अब यहां से देखिए, गोल में सम्मेलन हुआ तो असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को हुआ था। सितंबर 1920 के कोलकाता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग को प्रस्ताव पेश किया, यानी असहयोग के प्रस्ताव को पेश किया 1920 में कोलकाता का। इस आंदोलन में गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। ठीक है, 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर उनका बहिष्कार किया गया। ठीक है,
आगे हम लोग बात करते हैं चौरी चौरा कांड की। तो असहयोग आंदोलन कई जगहों पर हिंसक हो गया। जो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट किया था, शुरू किया था, जिसमें हिंसा नहीं हो सकती थी, लेकिन 1922 में गोरखपुर के नजदीक एक चौरी चौरा जगह है जहां पे पुलिस वालों को जला दिया गया। तो उसी समय यहाँ पे दिखाया गया है 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा उत्तर प्रदेश नामक स्थल पर उग्र भीड़ एक थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार सहित 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। ये बात जब महात्मा गांधी जी को पता चली तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला लिया और 12 फरवरी 1922 को बारडोली में बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय किया गया। इसलिए क्योंकि इसमें हिंसा हो चुकी थी, मतलब महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि हिंसा हो, लेकिन हिंसा हो चुकी, तो असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया गया, वापस ले लिया गया। आगे है काकोरी कांड 1925। कह रहा है कि 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर में से लखनऊ जा रही एक 8 डाउन ट्रेन में काकोरी नामक एक जगह था। वहां पे चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में गठित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां थे आदि ने सरकारी खजाने को लूट लिया। इस घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता था। अभी लूटने का क्या मतलब है? लूटने का मतलब ये था कि अंग्रेज क्या कर रहे थे, जो पैसा अपना लेकर जा रहे थे, लोगों से छीन के, लोगों से जबरदस्ती वसूल करके, उसी पैसों को उन्होंने क्या कर लिया, अपने सामान को खरीदने के लिए, हथियार खरीदने के लिए और भी क्रांतिकारी चीजों में लगाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, जो अंग्रेज थे उनकी लूट लिया, उनका जो सामान था उसको लूट लिया था काकोरी नामक जगह पे, इसीलिए इसको काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल व अशफाक उल्लाह खां को इस डकैती में शामिल होने के कारण फांसी की सजा भी दी गई और अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस घटना का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन जो था वो 1927 से 1928 के बीच आया था। सर जॉन साइमंस की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, अतः श्वेत कमीशन भी इसको कहा गया। किसको? जो साइमन कमीशन था उसको श्वेत कमीशन कहा गया, क्योंकि इसमें सिर्फ गोरे लोग शामिल थे, भारतीय इसमें कोई भी शामिल नहीं था। 3 फरवरी 1928 को आयोग के भारत आगमन पर इसका पूर्ण बहिष्कार किया गया, काले झंडे दिखाए गए और साइमन वापस जाओ के नारे भी लगे। और इसी दौरान में क्या हुआ, लाहौर पे एक ऐसे ही विरोध के दौरान पुलिस की लाठी से हमारे देश के लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई, जो साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेहरू रिपोर्ट 1928। कांग्रेस ने भारतीय सचिव लॉर्ड विटकेनहेड की संविधान निर्माण चुनौती को स्वीकार करते हुए 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन को बुलाया, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी ने की। आगे बात करें, सर अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस और बी.एन. जोशी आदि इसके सदस्य थे। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट्स के पहला लक्ष्य घोषित किया गया। नेहरू रिपोर्ट को अगस्त 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन में अंतिम रूप दिया गया। अब बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ 24 दिन की 322 किलोमीटर की दांडी यात्रा के लिए प्रस्थान किया और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को यहाँ पे देखते हैं। कह कि इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी व इरविन के साथ मध्यस्थ की भूमिका तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने निभाई थी। इस समझौते के अंतर्गत कांग्रेस द्वितीय गोल सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हो गए। देखिए, प्रथम गोल सम्मेलन 12 नवंबर से 13 जनवरी 1930, द्वितीय 7 सितंबर 1 दिसंबर 1931 में, इसमें गांधी जी शामिल हुए। 17 नवंबर और 24 दिसंबर से 1932 की बात है, यह तृतीय गोल सम्मेलन हुआ। और याद रखिए नोट में, तेज बहादुर सप्रू एवं भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोल में सम्मेलन में हिस्सा लिया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सांप्रदायिक निर्णय जो लिया गया था 1932 में, वो क्या क्या थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री टैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया।
जिसमें मुसलमान, सिखों और भारतीय ईसाइयों के साथ हरिजनों के लिए भी हिंदुओं से अलग निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को। गांधी जी ने सांप्रदायिक लड़ाई के विरुद्ध में 20 सितंबर 1932 को जेल में ही आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से पूना में गांधी जी व अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ और अम्बेडकर जी ने समझौते के अंतर्गत हरिजनों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया और तथा संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया। 1932 में गांधी जी के द्वारा अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की गई थी। फिर आगे बढ़ते हैं। अगस्त प्रस्ताव 1940। 8 अगस्त 1940 को युद्ध में भारतीयों के समर्थन हासिल करने के उद्देश्य से वायसराय लॉर्ड लिनथिनगो ने अगस्त प्रस्ताव को पेश किया। इस प्रस्ताव के अंतर्गत वायसराय की सलाहकार काउंसिल और कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या बढ़ाना, युद्धों के बाद भारतीयों को डोमिनेंट स्टेट का दर्जा प्राप्त करना तथा संविधान निर्माण हेतु भारतीयों को आमंत्रित करने का प्रावधान किया गया। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया और व्यक्तिगत आंदोलन दिल्ली चलो आंदोलन 1940। 17 अक्टूबर 1940 को ब्रिटिश निर्णय के विरुद्ध गांधी जी ने कुछ चुने हुए व्यक्तियों के साथ सत्याग्रह आंदोलन चलाया, जिसमें प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे और द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। आगे बढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन 1942। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों व ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पर भारतीयों का युद्ध व सहयोग प्राप्त करने के लिए दबाव डाला। इस उद्देश्य से कैबिनेट मंत्री स्टेफन फोर्ड क्रिप्स 1922 से 22 मार्च 1942 को भारत आए तथा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत युद्ध के बाद भारत को विदेशी नीति निर्धारण के समय सभी अधिकारों से संपन्न डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। युद्ध के बाद सभी प्रांतीय विधानमंडलों के निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा का निर्वाचन किया जाएगा। अल्पसंख्यकों के हितों के लिए एक पृथक समझौता किया जाएगा, उन्होंने क्रिप्स मिशन में कहा। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के इस क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो होता है 1946, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन भारत भेजा था। इस समय तक ब्रिटेन के यथाशीघ्र भारत छोड़ने का संकल्प ले लिया था और एटली की घोषणा 1947। प्रधानमंत्री एटली के घोषणा पत्र के अनुसार ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंप देगी तथा माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भारत भेजा जाएगा। माउंटबेटन योजना 1947। तो मार्च 1947 में माउंटबेटन भारत आया तथा 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की। आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के दो डोमिनियल राज्य अस्तित्व में आए और दोनों डोमिनियल स्टेट अपनी संविधान सभा का गठन करें तथा दोनों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे। दोस्तों ये रहा आपका आपका भारतीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। तो इसी तरीके से आप तैयारी करते रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।